नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं सामाजिकरण पर बात करेंगे। सामाजिकरण की बात करें तो हम जानते हैं सोशलाइजेशन चैप्टर के नाम से इसे जानते भी हैं दोस्त। तो इसमें आप देखेंगे कि बच्चे का जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, इसमें बच्चे का समाजीकरण किस हिसाब से होता है, कैसे घटित होता है, इस पर हम बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बात किया जाए तो इसमें जो चर्चा करने वाले उसमें इसमें बात करेंगे, परिभाषाओं की बात करेंगे, विशेषताओं की बात करेंगे, समाजीकरण के प्रकार व सिद्धांत पर बात करेंगे, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, विभिन्न अवस्थाओं में समाजीकरण की बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं होंगी जो आप सभी से इसमें रखे गए हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं समाजीकरण से अभी तक है, इसको कुछ व्याख्यात्मक तरीके से हम सभी सीखने वाले हैं दोस्त। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे दोस्त। एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में है। आप कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ बात करें 130 प्लस क्लासेज मिलेंगी और साथ ही साथ 2 नंबर आपके सामने दिया गया है। अगर कोई दिक्कत हो तो इस पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं दोस्त। चलेंगे, हम बात करेंगे समाजीकरण पर, बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि वाकई में समाजीकरण है क्या। सोशलाइजेशन जिसे हम जानते हैं, कहा जाए भाई साहब, जो सामाजिक रीति रिवाजों, प्रथाओं, संस्कारों एवं मानकों तथा प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करना ही क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। मतलब कहीं ना कहीं करा भाई साहब, जो आपकी प्रथाएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो आपके चली आ रही बात किया जाए वह संस्कार हैं, जो मानक है, उसी हिसाब से क्या करें, उसी हिसाब से आप जो व्यवहार करते हैं वही हमारा सोशलाइजेशन कहलाता है, वही हमारा समाजीकरण कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया, समाजीकरण की प्रक्रिया विकास की अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग रूप से पूरी होती है। या तो आप भी जानते हैं कि जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, शैशवावस्था में अलग तरीके से होगा, बाल्यावस्था में अलग तरीके से होगा, किशोरावस्था में अलग तरीके से। तो वही लिखा गया है कि अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से सोशलाइजेशन होता है बच्चे की। आगे दोस्त बात करें विशेषताओं पर, थोड़ा सा जानकारी गेन करने की कोशिश रहेगी कि समाजीकरण की विशेषताएं क्या क्या, वाकई में समाजीकरण की विशेषता क्या है, इसे ध्यान देंगे। तो कह रहा है कि भाई साहब, इसमें आपसे कहा जा रहा है समाजीकरण आजीवन चलता है। तो एकदम सही है, समाजीकरण क्या होता है, आपके आजीवन चलता है। जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप धरती पे हो, तब तक क्या चलेगा, आपका समाजीकरण होता रहेगा। अगर समाजीकरण आपका नहीं हुआ तो आप समाज से बहिष्कृत हो जाओगे। कहीं ना कहीं आप अपने समाज के अपने जो प्रथाएं उस हिसाब से चलते रहते हो पूरे जीवन, इसीलिए समाजीकरण को आजीवन चलता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं समाजीकरण सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। समाजीकरण एक क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह भी ध्यान देंगे, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। समाजीकरण एक परिवर्तनशील क्या है, एक चेंजेबल प्रोसेस है, परिवर्तनशील प्रक्रिया है। साथ ही साथ बात कर सकते हैं कि समाजीकरण सामाजिक मापदंडों का अनुकूलन एवं समायोजन है। कहीं ना कहीं समाज आपके साथ अनुकूलन नहीं करता, आप समाज के साथ अनुकूलन करते हो, तो यही करा समाजीकरण कहीं ना कहीं सामाजिक जो मापदंड है का अनुकूलन एवं समायोजन बोला जाता है। समाजीकरण की कुछ विशेषताएं जो आपके सामने थी, इससे आपने देखा। दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं समाजीकरण की परिभाषाएं कि भाई डिफिनीशन क्या है, यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। समाजीकरण की परिभाषाओं पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। कह रहा कि समाजीकरण की बात करें तो रॉस के अनुसार ध्यान देंगे। रॉस कहते हैं समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भाव या हम की भाव, इसे बोल सकते हैं हम या हम की भाव, इस बात को ध्यान देंगे। कह कि भाई साहब, समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। रॉस महोदय के अनुसार है। ग्रीन के अनुसार क्या कहा जा रहा है, ग्रीन महोदय कहते हैं समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं आत्मपन तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। इस तरीके से आप कह सकते हो। आगे बात करें सोरेनसर की डिफिनेशन है। सोरेनसर महोदय कहते हैं कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य है कि अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता या वृद्धि करना। कि क्या करना भैया साहब, सोरेनसन के अनुसार सामाजिक वृद्धि और विकास का तात्पर्य है, अभिवृद्धि या विकास का तात्पर्य है कि अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए
योग्यता विकसित करना। दोस्त आगे बात करते हैं, ड्रेवर की डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ड्रेवर जी कहते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक आदर्शों का स्वीकार करके, मतलब व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक आदर्शों को स्वीकार करके अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। कहीं ना कहीं जो समाज में चली आ रही चीजें हैं, जो समाज में कर रहा है कि जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक आदर्शों को स्वीकार करते हैं, जो सामाजिक आदर्श है उसको व्यक्ति स्वीकार करता है और स्वीकार करके अपने जो सामाजिक वातावरण है, जो अपने उसके सामाजिक वातावरण बच्चे के वह वातावरण के साथ अनुकूलन करता है और इस प्रकार वह समाज का मान्य और सहयोगी और कुशल सदस्य बनता है। तो जब तक उसके आदर्श को फॉलो करेगा उसी हिसाब से अपने वातावरण को ढालने की कोशिश करेगा और जब ढाल ले जाएगा तो कहीं ना कहीं वह एक समाज का मान्य सहयोगी और कुशल सदस्य बन जाता है। अब हॉलॉक की डिफिनेशन देख लेते हैं। हॉलॉक के अनुसार बात किया जाए, हॉलॉक महोदय कहती हैं कि सामाजिक विकास का अर्थ है, सामाजिक विकास का अर्थ क्या है, उनके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को क्या करता है, प्राप्त करता है। तो सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना ही सामाजिकरण कहलाता है। हॉलॉक की डिफिनेशन है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं सामाजिकरण के प्रकार जो आप सभी से पूछे जाते हैं। अब सामाजिकरण की प्रकार की बात करेंगे तो कई प्रकार विद्वानों ने माने हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रकार है जो आपके सामने है, जैसे प्राथमिक सामाजिकरण। अब क्या होता है प्राथमिक सामाजिकरण, इससे पहले हम ध्यान देंगे करें कि इस प्राथमिक सामाजिकरण की बात करें तो इस प्रकार के सामाजिकरण में बालक स्वतः ही तत्वों या कारकों के संपर्क में आता है, जैसे परिवार एवं पास पड़ोस। जैसे दोस्त अगर आपसे पूछा जाए प्राथमिक सामाजिकरण क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, जहां पर आपको कोई व्यक्ति ले ही नहीं जाता है, आप खुद स्वतः वहां पहुंच जाते हो, वही आपका प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है। जैसे आपका घर हो गया, जैसे आपका जो घर है वह हो गया, पास पड़ोस हो गया, ये सभी कोई आपको लेके जाता है कि बताता है भाई साहब आपका घर है, देखो यहीं पर आना आपको, आप स्वतः पहुंच जाते हो, इसलिए आपका सामाजिकरण प्राथमिक सामाजिकरण आपका घर कहलाता है। अब द्वितीयक सामाजिकरण क्या कहलाता है, द्वितीयक सामाजिकरण की बात करें जहां पर कोई व्यक्ति आपको लेकर जाता है, जहां पर व्यक्ति आपको जब लेकर जाएगा तो वही द्वितीयक सामाजिकरण के अंतर्गत आता है। जैसे सामाजिकरण कि इस प्रकार में बालक सामाजिकरण और सामाजिक कारकों के संपर्क में स्वतः न आकर के बड़ों द्वारा क्या होता है, संपर्क में लाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि किसी के माध्यम से जब आप आते हो वहां पर तो आपका द्वितीयक सामाजिकरण कहलाता है, जब आप खुद स्वतः आ जाते हो तो प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है। अब इसमें से बात कर लेते हैं, जैसे आपका विद्यालय हो गया ये आपके द्वितीयक सामाजिकरण है, आपका मीडिया हो गया ये आपका द्वितीयक सामाजिकरण है। ये चीजें आपको पहले से पता है, एग्जामिनर पूछता है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक है कारक है, कौन सा द्वितीयक कारक है सामाजिकरण का, इस तरीके से पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं पुनर्सामाजिकरण क्या कहलाता है। पुनर्सामाजिकरण कहता है किसी नई जगह जाने पर वहां की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज आदि नए सिरे से जो सीखना क्या कहलाता है, पुनर्सामाजिकरण कहलाता है। तो दो तो मुख्य थे प्राथमिक और द्वितीयक, लेकिन कुछ और भी प्रकार हो सकते हैं। जैसे पुनर्सामाजिकरण की बात करें जब आप एक किसी इन्वायरमेंट में शुरू से जन्म से रह रहे हो किसी इन्वायरमेंट में और आप एकाएक किसी दूसरी जगह ऐसी जगह चले जाओ जहां पर आप वहां की भाषा, धर्म, कल्चर को फिर से देखते हो, नए तरीके से एडजस्ट करते हो, तो वही कारक किसी नई जगह जाने पर वहां की जो भाषा है, संस्कृति है, वहां की जो रीति रिवाज है आदि नए सिरे से जो आप सीखना होता है उसे पुनर्सामाजिकरण कहते हैं। अब हम चौथी की बात कर लेते हैं जो अग्रिम सामाजिकरण क्या है। अग्रिम सामाजिकरण है क्या है, तो कह रहा जब एक व्यक्ति ऐसे सामाजिक रीति रिवाज सीखे जो उसे आने वाले समय में काम आएगा, ना कि वर्तमान में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोला जाए अग्रिम सामाजिकरण कहते हैं। जैसे दोस्त बात करें, जैसे बात किया जाए भारतीय सेना में उच्च अधिकारियों के पद पर चयनित होने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति का एनसीसी में कैडेट के रूप में चयन से पहले सेना के तौर तरीके सीखना। कहीं ना कहीं ध्यान देते हैं
ध्यान दें दोस्त, जब आप अग्रिम क्या होता है समाजीकरण, जैसे आप कहीं विशेष कभी आप भविष्य के लिए चीजें सीखते हो, जैसे आप एनसीसी का कोर्स करते हो कि नहीं, आप शिक्षक का जो प्रशिक्षण के लिए चीजें करते हो, कहीं ना कहीं जो आपका वह माहौल अभी है नहीं, आप उसमें नहीं गए हो, लेकिन उसके पहले उसकी तैयारी कर रहे हो, उसके बारे में आप सीख रहे हो, कैसे रूल है कैसे रेगुलेशन है उसके बारे में आप सीख रहे हो, तो अग्रिम समाजीकरण कहलाता है। जैसे आप देखते नहीं है एनसीसी की जो कैडेट के बच्चे होते हैं जो एनसीसी करते हैं, उसमें देखते हैं कि पूरे आर्मी के जो पूरे रूल है रेगुलेशन है उसी के हिसाब से बच्चा ढलता है और बाद में वह ज्वाइनिंग लेता है, बाद में सीखता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई साहब अग्रिम समाजीकरण कहलाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण थे, जो पहला और दूसरा, जो प्रथम और जो द्वितीय था वह महत्वपूर्ण था, लेकिन यह पुनर्समाजीकरण अग्रिम समाजीकरण यह बात की बात चीज है दोस्त। अब हम बात कर लेते हैं समाजीकरण के प्रमुख सिद्धांत की बात कर लेते हैं कि कुछ प्रमुख सिद्धांत जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत में सबसे पहले आपके सामने है मार्गरेट मीड का मैं और मुझे, या इसे बोलते हैं आई एंड मी, या सांस्कृतिक कारक का सिद्धांत इसे बोल सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने हितों के बारे में सिर्फ शुरुआत में सोचता है। क्या वो करता है दोस्त, शुरुआत में बात करें जो दोस्त आप कह सकते हैं कि जो शुरुआत के इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने हितों के बारे में सिर्फ शुरुआत में सोचता है, इसे क्या बोलते हैं मैं और अहम कह सकते हैं। लेकिन मुझे धीरे धीरे यह पता हो जाता है कि उससे उसके हितों की पूर्ति दूसरों की हितों की पूर्ति पर निर्भर करती है और वह सामाजिक सोच ही मुझे कहलाता है। जैसे बात किया जाए दोस्त, शुरुआत में व्यक्ति चाहता है, ध्यान देंगे, या जो मार्गरेट मीड कहते हैं कि शुरुआत में व्यक्ति चाहता है कि मेरा समाजीकरण, मुझे समाज की जरूरत ही नहीं है, मुझे बिना समाज की जरूरत के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने आप से हम डल जाएंगे, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, समाजीकरण क्या करने का, क्या चार डालेंगे, क्या कोई मतलब है, क्या एकदम कोई मतलब नहीं है, हम नहीं करेंगे समाजीकरण, हम समझ में नहीं घुलेंगे। लेकिन उसकी मजबूरियां हो जाती हैं, वह फंस जाता है, बिना वह दूसरे से मिले जुले उसका काम ही नहीं हो सकता है। इसीलिए व्यक्ति शुरुआत में सोचता है कि मैं खुद चीजें कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, लेकिन उसके धीरे धीरे उसे पता चलता है कि भाई साहब जब तक समाज मेरे साथ नहीं रहेगा तब तक हम चीजें नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहता है भाई साहब मार्गरेट मीड का मैं और मुझे का सिद्धांत। समझ गए ना। आगे दोस्त बात किया जाए जो स्वदर्पण या प्रतिबिंब का सिद्धांत जिसको दिया है रॉबर्ट कूले महोदय ने। रॉबर्ट कूले कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार हम खुद अपने बुराइयां और खामियों को पहचान नहीं पाते, समाज रूपी जो दर्पण है हमें हमारे कमियों को बताकर या रूबरू करके कमियों को दूर करता है। कहीं ना कहीं बात करें, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति अपने कमियों को क्या करते हैं, अपने कमियों को नहीं जानते हैं और कमियों को जानते हैं लेकिन प्रदर्शित नहीं करते हैं और दूसरे कमियों को बहुत ज्यादा निकालते हैं। तो उसी तरीके से आप बात कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे भीतर कमियां हैं, जो हमें चीजें हम अपने हिसाब से अपने अहम की भावना से कभी न कभी कुछ चीजें ऐसा कर देते होंगे जो दूसरे को ठेस पहुंचता होगा। इस तरीके से होता है दोस्त। तो उसी तरीके से कह रहा है कि जब हमारा जो समाज रूपी स्वदर्पण है, मतलब समाज रूपी जो दर्पण है, वह हमें बताता है कि भाई साहब इस तरीके से आप बिहेव मत करो, आपको इस तरीके से बिहेव करना है जिससे सही तरीके से आपका समाजीकरण हो पाए। तो समाज रूपी जब दर्पण आपको बताता है, आपकी सुधार करता है जो कमियों को, तो वही क्या कहलाता है स्वदर्पण का सिद्धांत। स्वदर्पण प्रतिबिंब का सिद्धांत रॉबर्ट कूले ने दिया है। अब हम बात करेंगे सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। किसने दिया? दुर्खिम महोदय ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आदतन सामाजिक नहीं होता, लेकिन ठुकराए जाने आदि के डर से वह निजी सोच से सामाजिक सोच की तरफ जाने के लिए मजबूर हो जाता है। दुर्खिम जी कहते हैं कि भाई साहब व्यक्ति चाहता क्या, कौन चाहता है कि भाई साहब हम सामाजिकरण हमारा हो, कौन चाहता है कि हम समाज से मिले? हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, कोई दिक्कत नहीं है, हम घूमे टाले मजा करें। लेकिन हमारी जो मजबूरियां हैं हमें ले जाती हैं कि आपको समाजीकरण आपका होना है, उसी के डर से सोचते। जैसे ध्यान देंगे, अगर आपने देखा होगा समाज में थोड़ा सा आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, जैसे एक व्यक्ति होगा उसके आसपास लोग बहुत ज्यादा मौजूद रहते होंगे, लेकिन एक व्यक्ति आपने अभी देखा होगा उसके पास, एक व्यक्ति आपने देखा होगा पैसे उसके पास नहीं होगा लेकिन उसके साथ कई लोग रहते होंगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी देखा होगा जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन उसके पास साथ कोई नहीं है, मतलब कुछ दुख और सुख में कोई व्यक्ति साथ देने वाला नहीं। कोई प्रोग्राम कर रहा है तो
आदमी को बुलाना पड़ रहा है, उसके साथ कोई आ ही नहीं रहा है, तो इस तरीके से होता है। तो दोस्त कहता है व्यक्ति समाज के डर से व्यक्ति क्या करता है, सामाजिकरण करता है। सोचता है कि भाई साहब अगर हम नहीं जाएंगे दूसरे में तो कौन मेरे में आएगा। ऐसा होता नहीं, गांव में देखे होंगे, गांव समाज में देखे होंगे भाई साहब लोग इसके वजह से जाते हैं कि अगर मेरे उसके में अगर हम प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो मेरे प्रोग्राम में कौन आएगा। इसीलिए वह व्यक्ति उसकी मजबूरियां समाज के डर से क्या कर लेता है, वह व्यक्ति सामाजिकरण करता है, अपने आप को समायोजित समाज के अनुकूल, समाज जो सामाजिकता के अनुकूल बनाता है। इस तरीके से सामाजिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दुर्खिम ने दिया है और बहुत महत्वपूर्ण है। स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है, रॉबर्ट कूले ने दिया है। मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया है, वहां पर बात करिए जाए तो मार्गरेट मीड ने दिया है। इसे आपने देख लिया और इस तरीके से चीजें आपसे पूछी जाती हैं दोस्त। आगे दोस्त सिद्धांत तो ये आपके समझने सीखा। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कैसे सामाजिकरण हमारा प्रभावित होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक की जब आप बात करते हैं, वैसे तो सामाजिकरण के बहुत कारक है, लेकिन बालक के सामाजिकरण में वास्तव में अन्य कारक महत्वपूर्ण है जो बालक के सामाजिकरण को गहरा प्रभाव डालते हैं। जैसे परिवार है, फैमिली है। फैमिली बच्चे के सामाजिकरण की बात करें तो बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। अब कैसे प्रभाव डालती है इसे ध्यान देंगे। जैसे बात करें परिवार सामाजिकरण का सबसे पहला और सबसे सक्रिय और सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक कारक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई एग्जामिनर पूछे कि सबसे सक्रिय बात करें, सबसे सक्रिय कौन सा कारक बोला जाता है, तो आप कहेंगे वह अनौपचारिक कारक बोला जाता है जो परिवार है। परिवार क्या है, सबसे बात किया जाए सबसे सक्रिय माना जाता है सामाजिकरण का, और सबसे पहला कारक माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है परिवार। और परिवार एक अनौपचारिक के अंतर्गत आता है और इसीलिए दोस्त परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक माना जाता है। या तो मैंने आपको बताया ही, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है। आपने देखा होगा कि जैसे आप ऐसा भी होगा कि जब आप कभी कोई गलती कर देते हो, ऐसी जगह कहीं पर लगे कि मतलब ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए थे, तो लोग कहते हैं यार इसका लगता है कि ऐसा परिवार ही है इस तरीके से होगा जो इस तरीके से एक्टिविटीज कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके परिवार पर ले जाते हैं आदमी। तो इसीलिए परिवार को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। किस परिवार से आप बिलोंग करते हो, जिस आपके नेचर से आपके परिवार का नेचर पता चल जाता है कि आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो, किस कहां पर ढले हो, कहां पर सीखे हो, कहां पर आपका समाजीकरण हुआ है, किस तरीके से हुआ है, उससे आपके जो नेचर है, आपके नेचर बता देता है कि आप किस एनवायरनमेंट से आए हो। इसीलिए दोस्त लोग कहते हैं कि इसका परिवार भी ऐसा होगा तभी तो ऐसा एक्टिविटीज कर रहा है, ऐसा कार्य कर रहा है। तो इसीलिए परिवार को हम मान सकते हैं सबसे सक्रिय और सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण और औपचारिक कारक के रूप में रखते हैं। या तो प्रभावित करता है, जैसे विद्यालय भी बच्चे को प्रभावित करता है। विद्यालय भी जो उसके समाजीकरण में, जैसे समाजीकरण का द्वितीय कारक माना जाता है और औपचारिक कारक भी माना जाता है। औपचारिक कारक भी माना जाता है। जॉन डीबी क्या कहते हैं, विद्यालय समाज का लघु रूप है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर कोई कहे कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछे जो विद्यालय समाज का लघु रूप है या किसने किया, तो आप कहेंगे जॉन डीबी महोदय ने कहा है। जॉन डीबी कहते हैं जैसे बात किया जाए जब बच्चा छोटा होता है तो वह विद्यालय जाता पढ़ने, सही है, पढ़ने जाता है। और आप देखेंगे बड़े लोग क्या कहां पर रहते हैं, समाज में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे के लिए वह विद्यालय ही क्या है, विद्यालय ही वह समाज है, वह विद्यालय ही बच्चे के लिए समाज है। और वह विद्यालय का लघु रूप मानते हैं, छोटा रूप मानते हैं। अभी बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो विद्यालय में जा रहा है, उसका जो समाजीकरण हो पा रहा है। इस तरीके से विद्यालय को अपनी पुस्तक स्कूल एंड सोसाइटी में समाज की प्रयोगशाला माना है। विद्यालय को उन्होंने क्या बनाया है, विद्यालय को अपनी पुस्तक उन्होंने लिखी है एक स्कूल एंड सोसाइटी, उसी में समाज की प्रयोगशाला माना है किसको, विद्यालय को, जॉन डीबी। तो इस तरीके से यह भी आपके ऊपर इफेक्ट डालता है, बहुत प्रभावित करता है आपके कि आपने कितना सीखा है, कितना समझा है। विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। जैसे हम उम्र बच्चे भी क्या करते हैं, समवयस्क भी आपके बात किया जाए वह आपके ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है समाजीकरण पर। जैसे आप अच्छे मित्र हैं, जैसे नहीं आप सुनते होंगे किस संगति में रहता है जी, अच्छी संगति के लोग अगर रहते होंगे इसके साथ तो इसकी अच्छी संगति होगी, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो वही करा कि पिछले कुछ वर्षों में मीडिया ने समाजीकरण पर गहरा प्रभाव डाला है। आज खान पान, वेशभूषा, बिजनेस और नेटवर्क आदि
जो नेटवर्क आदतों आदि के ऊपर मीडिया का गहरा प्रभाव है। जैसे मीडिया समाजीकरण का क्या है, द्वितीय कारक, इसे तो आप जानते हैं। जैसे हम उम्र की बात किया जाए, हम उम्र की बात करें तो आप जानते हैं कि भैया हम उम्र जो आपके सहयोग के साथ के हैं, आप किसके मित्रता के साथ, किस मित्र के साथ रहते हो, कैसा आपका मित्र है, उस मित्र का नेचर क्या है, उसी हिसाब से आपका जो समाजीकरण हो जाता है। दोस्त इन्फॉर्मेशन ROE से संबंधित कंप्लीट बैच के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया, अगर कोई दिक्कत हो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ध्यान देंगे, पास पड़ोस भी क्या बोला जाता है, पास पड़ोस भी आपका समाजीकरण पर बहुत प्रभाव डालता है, प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार बात कर लें, जैसे पास पड़ोस समाजीकरण का क्या बोला जाता है, या प्राथमिक कारक के अंतर्गत आता है कि आपके पास पड़ोस, जैसे आपका पास पड़ोस में मार झगड़ा लड़ाई हो रहा है तो उस तरीके से कहीं ना कहीं आपका भी नेचर उस तरीके से ढल जाता है। इसीलिए पास पड़ोस भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समाजीकरण। संस्कृति, आपका जो कल्चर है वह भी बहुत योगदान निभाती है। जैसे रीति रिवाज, शादी विवाह, सोच, मित्रता आदि सामाजिक प्रथाओं के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए संस्कृति जो है समाजीकरण का गहरा प्रभाव डालती है। अब हम कुछ जो अवस्थाएं हैं उसमें हर अवस्थाओं में कैसे समाजीकरण होता है इसे हम ध्यान देंगे। दोस्त ध्यान देंगे, विभिन्न अवस्थाओं में समाजीकरण, और विभिन्न अवस्थाओं में समाजीकरण की बात करें तो पहला आपके सामने है शैशवावस्था। अब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसका समाजीकरण कैसे होता है इसे हम ध्यान देंगे। तो शैशवावस्था आपके सामने लिखा है। अब इसमें लिखा है सामाजिक स्वीकृति, आत्म केंद्रित व्यवहार, ध्यान आकर्षण, माता पिता पर निर्भरता, सहयोग की प्रवृत्ति, प्रतिद्वंद्विता की भावना, अनुकरण। तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो शैशवावस्था में किस तरीके से समाजीकरण होता है, कहीं ना कहीं जो उसके बड़े लोग हैं, जैसे माता पिता हैं या उसका भाई है बड़ा, या कोई भी जिसको अनुकरण करता हो, जिसको फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं अनुकरण, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो कहीं ना कहीं अपने बड़ों की चीजों को देख करके वह नकल करके सीखता है। जैसे उसके बड़े लोग अनुकरण चीजें व्यवहार करेंगे उसी हिसाब से बच्चे का व्यवहार हो जाता है शैशवावस्था में। तो अनुकरण के हिसाब से बच्चा उसके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। प्रतिद्वंदिता की भावना होती है बच्चे में, तो कहीं ना कहीं सहयोग की प्रवृत्ति, जैसे आप सहयोग की प्रवृत्ति की बात करें तो कहीं ना कहीं आप अगर सिखाते हो कि शैशवावस्था में कि भाई साहब सहयोग करना चाहिए तो बच्चे का सहयोगात्मक रूप से हो जाता है। पर निर्भरता, माता पिता के ऊपर बच्चा कहीं ना कहीं निर्भर होता है और इस तरीके से व्यवहार होता है, उसका समाजीकरण होता है। ध्यान आकर्षित करना, चीजों को बहुत ध्यान पूर्वक बच्चा सीखता है, देखता है कि आप किस तरीके से चीजें आप बच्चे के सामने एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो ध्यान आकर्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा बहुत ध्यान से उसका चीजों को एक्टिविटीज जो आपके उसके सामने होती है वह देखता है। आत्म केंद्रित व्यवहार भी वह कहीं ना कहीं उसका जो समाजीकरण होता है ना, आत्म केंद्रित व्यवहार होता है, मतलब अपने स्वार्थ को देखते हुए उसका व्यवहार होता है। कहीं ना कहीं अपने चीजों को देना नहीं चाहता है, जो चीजें उसके पास है वह रखना चाहता है, दूसरों को भी लेना चाहता है। और बात करें सामाजिक स्वीकृति, कहीं ना कहीं बच्चों को सामाजिक रूप से स्वीकृति देनी चाहिए, उसको भागीदारी देनी चाहिए कि भाई साहब या भी बच्चा छोटा है भले, लेकिन कभी ना कभी ये तो बड़ा होगा, और बच्चे को सिखाना चाहिए। इस तरीके से हम कह सकते हैं शैशवावस्था में समाजीकरण बच्चे का होता है। नेक्स्ट बात करें, कह रहे कि हॉलॉग ने कुछ चीजें बताई है शैशवावस्था से संबंधित। हॉलॉग ने प्रथम 2 वर्षों में सामाजिक प्रक्रिया को समझाया है। उनके अनुसार सामाजिक विकास निम्न क्रम में होता है। हॉलॉग महोदय ने जो 2 वर्षों तक समाजीकरण के बारे में बताया, क्योंकि उन्होंने बताया कि समाजीकरण किस हिसाब से बच्चे का होगा। जैसे प्रथम माह में बच्चे का जो समाजीकरण होता है, सिर्फ बच्चे में ध्वनियों में अंतर समझता है। कैसे समझता है जो समाजीकरण होता है? ध्वनियों में अंतर, कौन बोल रहा है, जैसे कोई मम्मी है उसके अंतर करना समझ जाता है। पहले ध्वनियों में अंतर समझता है कब? प्रथम माह में इतना जानता है, सिर्फ 1 माह में। आगे दूसरी माह में बच्चा क्या करता है? मानव ध्वनि को पहचानना, बातें करने वाले की तरफ आकर्षित होना। कहीं ना कहीं जो लोग बोलते हैं उसकी तरफ बच्चा ध्यानपूर्वक देखता है, ऐसे टकटकी लगा करके। और कहीं ना कहीं अब आप अपने मम्मी अपने और उसके जो अलग सदस्य हैं, जिसके जो उसके घर के औरतें और होंगी, उसके अंतर को समझ जाता है कि कौन मेरा हितकारी है कौन नहीं है। तो इस तरीके मानव ध्वनि में अंतर पहचान लेता है। तीसरे माह में क्या करता है? वह माँ को पहचानने लगता है। क्या करने लगता है? माँ को, अपने माँ को पहचानने लगता है और माँ से अलग होने पर दुखी हो जाता है। कहीं ना कहीं तीसरे माह में इस तरीके से बच्चे का आता है। चौथे माह में क्या होता है? चेहरे को पहचानने लगता है कि मम्मी हमारी कौन है या और औरतें कौन है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चेहरे को पहचान जाता है, पहचान कर उसके गोद में चला जाता है। 5वें माह की बात करें, प्यार तथा क्रोध की आवाज समझना। कहीं ना कहीं जब प्यार से बोलोगे तो हंसता हुआ बच्चा
खिलखिलाता हुआ चीजें व्यक्त करेगा, कहीं ना कहीं क्रोध से बोलोगे तो बच्चा कहीं ना कहीं दुखी हो जाएगा, रोने लगेगा। आगे बात करें, छठवें माह और सातवें माह में जो बच्चे का समाजीकरण होगा वह परिचितों को मुस्कान के साथ स्वागत करना, कहीं ना कहीं जो उसके परिचित हैं उसको मुस्कुरा देगा, उसके सामने जैसे कोई परिचित है ना उसको देखेगा तो मुस्कुराहट के साथ वह उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर अपरिचित है तो कहीं ना कहीं डर की भय से वह उसकी गोद में नहीं जाता है। इस तरीके से बच्चा करता है छठवें और सातवें माह में। आगे दोस्त बात किया जाए, आठवें और नौवें माह में बच्चा कैसे करता है, दूसरों की नकल का प्रयास करता है, कहीं ना कहीं दूसरे की नकल का प्रयास करना शुरू कर देता है जैसा दूसरा करता सामने वाला। 10वें 11वें माह में बच्चा क्या करता है, अपनी परछाई के साथ खेलना और उसके चूमना और नकारात्मक व्यवहार, मतलब उसे चूमना और नकारात्मक व्यवहार जैसा करना शुरू करता है। साथ ही साथ 12वें माह में क्या करता है, घर के सदस्यों से मेलजोल करना शुरू करता है। 1 साल का जब बच्चा हो जाता है कहीं ना कहीं घर के जो सदस्य हैं उनके साथ इधर उधर भागना शुरू करता है, मेलजोल करना। मना करने पर मान जाना, कहीं ना कहीं जब बच्चे को मना किया जाए तो मान भी जाता है। अब दूसरे वर्ष बच्चे का कैसे होगा, या तो 12 माह तक दूसरे वर्ष क्या होता है, बड़ों के कार्यों में सहयोग का प्रयास करता है। दूसरे वर्ष बच्चा क्या करता है, बड़े से जिसके बड़े हो उसके कार्यों में सहयोग करना, जैसे मम्मी रोटी बना रही तो वहां पर बैठ करके जो आटा उटा निकाल करके वह भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है। मम्मी बर्तन साफ करे तो कहीं ना कहीं उसमें भी जाकर के पानी उनी गिरा रहा है, इस तरीके से कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई जो उसके साथी लोग हैं जो साथ में रहते हैं, जब मम्मी है, पापा है, माता पिता या कुछ और भाई बहन है, वहीं पर जाकर जैसे वो कार्य करें उसमें जाकर के सहयोग करना शुरू कर देगा। तीसरे वर्ष क्या करता है, आम केंद्रित कार्य करने लगता है, अपनी इच्छा पर सामाजिक संबंध बनाना शुरू करता है। अन्य बालकों के साथ क्या करता है, खेलना और खिलौनों का आदान प्रदान करने लगता है तीसरे वर्ष। तो आप सभी को 12 वर्ष 2 वर्ष तक तो मैंने बता दिया हल्लाक के अनुसार, अब तीसरे वर्ष के हिसाब से बता रहे हैं कि अपने तरीके से बच्चे का कैसे सामाजिकरण होता है। तो तीसरे वर्ष में इस तरीके से होता है। अब बच्चा जब चौथे वर्ष का हो जाएगा तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं हो जाता है और विद्यालय का प्रारंभ बोला जाता है, नर्सरी बोला जाता है। सामाजिक थोड़ा सा परिपक्वता की तरफ व्यवहार करने लगता है। जब बच्चा 5वें वर्ष में जाता है तो नैतिकता का भावना का विकास धीरे धीरे होने लगता है और सामाजिक परिपक्व जैसा व्यवहार भी करना शुरू करता है। और बच्चा 6वें वर्ष जब पहुंचता है तो कहीं ना कहीं प्राथमिक विद्यालय का प्रारंभ या औपचारिक शिक्षा की बात की जाती है, कहीं ना कहीं परिपक्व सामाजिक परिवर्तन आ जाते हैं और अपने आप को परिपक्वता की तरह थोड़ा थोड़ा जो आपके सहयोग है, जैसे सामने वाला अगर कोई चीज दे रहा है तो अपने वस्तु को भी वह सामने वाले को देता है। इस तरीके से जो सामाजिक प्रक्रिया है उस हिसाब से अपने आप को ढलना शुरू कर देता है। दोस्त आगे हम बात करेंगे बाल्यावस्था में सामाजिकरण कैसे होता है, इसे हम देख लेते हैं। बाल्यावस्था की सामाजिकरण की बात करें तो लिखा है कि भाई साहब बाल्यावस्था देख पा रहे हैं, खेल भावना के आधार पर होता है बच्चे में, सामाजिक स्वीकृति के आधार पर सहयोग एवं जिम्मेदारी की भावना धीरे धीरे आने लगती है, समूह प्रवृत्ति में बच्चा घूमने लगता है, प्रतियोगिता कंपटीशन करने लगता है, प्रतिस्पर्धा होने लगती है और नेतृत्व की भावना, कहीं न कहीं नेतृत्व की भावना, इस तरीके से बच्चे का विकास होता है शैशवावस्था में सामाजिकरण। तो दोस्त आगे हम बात करेंगे किशोरावस्था में, बात कर लेते हैं किशोरावस्था में सामाजिकरण कैसे होता है। इस अवस्था में सामाजिकरण की निम्न विशेषताएं हैं। जैसे वीर पूजा की बात करें तो कहीं ना कहीं अब वीर पूजा में क्या कहते हैं, गुरु, अब एक किसी को गुरु मान लेता है, उसी हिसाब से उसी अपने आप को एक ग्रुप का गुरु किसी को डिसाइड करते हैं बच्चे और उसी के अनुरूप चीजें काम करते हैं, जैसा वह कहेगा वैसा बच्चे और साथी करते हैं। उग्र समूह भावना, कहीं ना कहीं बच्चे का जो सामाजिकरण होता है इसमें बच्चे में गुस्सा बहुत ज्यादा, मतलब पल पल में गुस्सा हो जाएगा, चीजें खाना नहीं खाएगा, बात करेगा दुखी हो जाएगा, दो कहेगा हम खाना नहीं खाएंगे, हम छोड़ देंगे, लेकिन खाता है। ऐसा होता नहीं है कि छोड़ देता है, सोचता है एक दिन के बाद सोचता कोई मना दे मुझे खिलाने के लिए। हर लोग करते थे, हम भी किए हैं, सब करते हैं। शुरुआत में जब किशोरावस्था में रहते हैं तो इस तरीके से व्यवहार आदमी करता ही करता है। उग्र समूह भावना होती है, गुस्सा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, थोड़ी बात में कुछ ऐसी हो गई बातें। तो कर विषम लिंगी आकर्षण, कहीं ना कहीं अपने जेंडर के इतर जो बात किया जाए उसके ओर आकर्षित होगा, जैसे लड़की लड़के की तरफ, लड़के लड़कियों की तरफ। बहु स्त्री सामाजिकरण, बहुत तरीके से सामाजिकरण होना शुरू हो जाता है। बात करें बहुमुखता विचार चरम पे हो जाती है। देश विदेश में रुचि होने लगती है बच्चे में। आगे दोस्त या तो आप सभी के सामने जो सामाजिकरण की चीजें थी कि बच्चे में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में कैसे सामाजिकरण होता है। कुछ मैंने सामाजिकरण के अर्थ परिभाषाओं पर ध्यान दिए, सामाजिकरण के सिद्धांत पर बात किया, सामाजिकरण के उद्देश्य की बात करें तो सामाजिकरण की विशेषताएं, मतलब विशेषताएं क्या क्या है
उसकी क्या जो मुख्यतः बातें हैं, किस तरीके से चीजें बोली जाती है, कही जा गई हैं, या सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त। तो बहुत सारी चीजें हम समझने की कोशिश किए, समझे कि किस तरीके से बच्चे का समाजीकरण होता है, प्राथमिक समाजीकरण क्या है, द्वितीय समाजीकरण क्या है, विद्यालय क्या है, समाज क्या है, या मीडिया क्या है, कौन सा है, पास पड़ोस क्या है। बहुत सारी चीजें हम सभी ने सीखा और हमको पूरा विश्वास है कि आप सीख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं दोस्त। आगे हम बात कर लेते हैं, कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं जो आपके पेपर में पूछी गई हैं कि आपके पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। करा शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, करा अपने सामाजिक मापदंड बनाना, करा समाज में बड़ों का सम्मान करना, या सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, या सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना। जी दोस्त, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। जी दोस्त, कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा इसमें क्या होगा। दोस्त इसमें से बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। दोस्त इसमें बताएंगे पहले क्वेश्चन के लिए क्या इसमें से राइट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार आप सभी कमेंट करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। जी, अपने सामाजिक मापदंड बनाना, सामाजिकरण से क्या तात्पर्य, शिक्षा में सामाजिकरण का क्या तात्पर्य है। जी दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो करा कि भाई साहब समाज शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का तात्पर्य है अपने सामाजिक मापदंड बनाना ना। करा कि समाज में बड़ों का सम्मान करना, ऐसा भी नहीं है। करा सामाजिक वातावरण में क्या करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना क्या कहलाता है, वह शिक्षा में के संदर्भ में बात करें सामाजिकरण से तात्पर्य है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन निर्धारित करना अपने आप को। सामाजिकरण वाकई में है क्या, सामाजिकरण है, सोशलाइजेशन क्या है। करा शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध होता है, या समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, या समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन है, या सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन है। जी बताएंगे सामाजिकरण है क्या। ये दोस्त बताएंगे सेकंड नंबर के लिए क्या राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर के लिए क्या इसमें से राइट हो जाएगा बताएंगे। आप बात करेंगे समाज शिक्षक में पढ़ाए गए के बीच बीच संबंध ना। करा समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया नहीं है भैया, समाज के मापदंडों के साथ क्या करना है, क्योंकि समाज झुकता नहीं है, समाज के साथ आप झुकते हो, समाज आपके सामने कभी नहीं झुकेगा। तो समाज के जो मापदंड है, जो पैमाने हैं, उसी के साथ क्या करना होता है, हमें अनुकूलन करना होता है। समाज कभी नहीं, जो समाज चाहता है उसी के अनुसार हमको ढलना पड़ता है, अपने आप को समायोजित करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं समायोजन क्या है, समाज के मापदंडों के साथ हम क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं। इसलिए दोस्त आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तब थर्ड की बात करें, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, या इन सभी से। तो दोस्त आप जानते हैं सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जो बच्चे व वयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं, सभी से सीखते हैं। आप जानते हैं चाहे अनुकरण करके सीखें या किसी भी परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और बड़े लोगों से भी सीखते हैं अपने। और बात की जाए ये सभी आपका राइट होगा। जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, करा कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, या उक्त कथन किसका है, हॉलॉक का है, पीपी नन का है, या मैकडूगल का है, या रोस का है। ये डिफिनीशन है, आप बताएंगे दोस्त फोर्थ नंबर के लिए क्या राइट आंसर होगा। फोर्थ नंबर के लिए कमेंट करेंगे क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ये दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको हॉलॉक की डिफिनीशन अभी बताई है और हॉलॉक की डिफिनीशन यहाँ है। तो करा कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप, जो सामाजिक प्रत्याशाएं हैं उसके अनुरूप क्या करना है, व्यवहार की जो योग्यता है, व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। और या किसकी डिफिनीशन, हॉलॉक की डिफिनीशन है। वह क्वेश्चन की बात करें तो दोस्त यह क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में है 2014 के पेपर में, यूपीटेट के। दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, आगे बात किया जाए तो इन्फॉर्मेशन है अपनी हिंदी के आरओ की पुस्तक आप सभी परचेज कर सकते हैं। प्री और मेंस के लिए और समान अध्ययन की पुस्तक आपके सामने है, वह प्री मेंस दोनों के लिए है। बहुत महत्वपूर्ण बुक है, इससे आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। दोस्त निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, या सहायता परक व्यवहार, या आक्रामकता की आवश्यकता। ये बताएंगे फिफ्थ नंबर के लिए क्या राइट होगा। फिफ्थ नंबर के लिए दोस्त बताएंगे
क्या निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य आपके कौन से हैं? कह रहा कि प्राथमिक लक्ष्य है आपके, या मूल प्रवृत्ति है, या सहायता परक व्यवहार है, या आक्रामकता की आवश्यकता है? तो सामाजिक मूल्य हमारे क्या है? सहायता परक व्यवहार है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 नंबर के लिए कह रहा गिरोह अवस्था। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? कह रहा 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, कह रहा 8 से 20 वर्ष एवं समाजीकरण, कह रहा 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, कह रहा 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मकता। तो गिरोह की अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? या मैंने आपको बताई है जी, अवस्थाओं से संबंधित थोड़ा सा है, ये बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। क्या इसमें से राइट होगा जी दोस्त? इसमें से क्या राइट आंसर होगा? यहां पर 10-20 नहीं, यहां पर 10 है, 8 से 10 वर्ष है। तो कह रहा कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो गिरोह अवस्था के बारे में बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर पूछा गया है जी दोस्त, बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। तो आप जानते हैं या गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष को बोला जाता है, और जो विलंब विकास की बात करें तो या एक सामाजिक प्रक्रिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सी प्रगतिशील मॉडल से संबंधित, मतलब कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव जो मॉडल है उससे संबंधित नहीं है बच्चों की समाजीकरण। बच्चे विद्यालय में बताए गए बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। करा कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। करा समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। करा समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक कौशलों को सीखना। 7 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। 7 नंबर के लिए एक बार आप सभी कमेंट करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा जी, बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। करें निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण के प्रगति मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा गलत है। तो आप जानते हैं कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, सही बात है। जब तक प्रजातंत्र का स्थान नहीं होगा तब तक चीजें सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं बी ऑप्शन तो राइट है। सी ऑप्शन में करा कि समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, एकदम है सामाजिक नियमों का अधिग्रहण। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता था, सामाजिक कौशलों को भी सीखना होता है समाजीकरण का। लेकिन ए ऑप्शन में क्या करा है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। भाई साहब जो बातें बता दी गई उसी बात को मानते हैं और चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से आते हो ना भैया, ऐसा आपका जबरदस्ती बात हो गया और यही सेंटेंस गलत है। तो गलत ही हमसे पूछ रहा था, राइट ऑप्शन होगा ए। बच्चे के समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, या सांस्कृतिक केंद्र से, या धार्मिक केंद्र से। तो मैंने आपको बताया है यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई साहब सक्रिय सबसे सक्रिय बोला जाता है, सबसे सक्रिय बोला जाए, सबसे सक्रिय बोला जाता है कौन सा? सबसे सक्रिय। और बात करें अनौपचारिक बोला जाता है, अनौपचारिक कारक भी बोला जाता है, अनौपचारिक कारक भी बोला जाता है। किसको? विद्यालय को। बात करें आपके परिवार को दोस्त, परिवार को बोला जाता है। और यहां पर सबसे बात किया जाए सबसे मुख्य भी बोला जाता है, सबसे सक्रिय, सबसे और पहला जो औपचारिक कारक अनौपचारिक कारक भी बोला जाता है परिवार। तो इसलिए कह रहे बच्चों को समाजीकरण का जो पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है भैया? वह परिवार से प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन। 9 नंबर के लिए कह परिवार एक साधन है, कह अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, या गैर औपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का। दोस्त बताएंगे 9 नंबर के लिए क्या राइट होगा। 9 नंबर के लिए बताएंगे परिवार किसका क्या है, बताएंगे परिवार क्या? परिवार एक साधन है किसका? तो परिवार आपका जो एक साधन है वह अनौपचारिक शिक्षा का क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। 10 नंबर के लिए कह कि बालक की प्रथम पाठशाला है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? कि भैया परिवार है कि समाज है या फिर गांव है या विद्यालय है। कह बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो अब जानते हैं बालक की जो प्रथम पाठशाला बोली जाती है वह क्या बोली जाती है? परिवार बोली जाती है। 10 का जो राइट आंसर होगा वह 10 का आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? सरकार, मीडिया, परिवार, विद्यालय। तो आप जानते हैं कि विद्यालय क्या है? द्वितीयक कारक है। परिवार क्या है? प्राथमिक कारक है। क्या है? प्राथमिक कारक है। और मीडिया क्या है? द्वितीयक कारक है। वहीं पर बात किया जाए
जो सरकार क्या है वह भी द्वितीयक है। तो इस तरीके से बात करें तो प्राथमिक कारक की बात कर रहा है, प्राइमरी की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें दोस्त हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एकदम 11 का जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बने हुए देख पा रहे हैं परिवार से संबंधित। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। करा कि परिवार है क्या, कंप्यूटर है या आनुवंशिकता है या राजनीतिक दल है। कि समाजीकरण का सबसे एक प्रमुख मतलब बताया मैंने आपको बताया होगा सबसे प्रमुख, सबसे सक्रिय और सबसे प्राथमिक कारक कौन सा है, वह आपका क्या है, परिवार है। राइट ऑप्शन होगा हमारा ए ऑप्शन। तो इस तरीके से भी प्रश्न बने हुए हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। द्वितीयक समाजीकरण का कौन सा एजेंसी का उदाहरण है आपसे पूछ रहा है। करा कि परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। ये बताएंगे इसमें क्या राइट होगा। 13 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। 13 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। द्वितीयक समाजीकरण की बात कर रहे हैं तो दोस्त बात करें तो मैंने आपको बताया था द्वितीयक की बात। परिवार क्या है, परिवार तो प्राथमिक है, गलत हो जाएगा, इसलिए प्राथमिक हमारा जो पास पड़ोस हुआ भी प्राथमिक आएगा। परिवार क्या है, प्राथमिक होगा, इसलिए कट जाएगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। मीडिया क्या हमारा द्वितीयक है। और बात की जाए विद्यालय क्या है, द्वितीयक है। तो करा कि इसमें से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण का एग्जाम्पल है। तो कहीं ना कहीं पास पड़ोस क्या है, पास पड़ोस प्राथमिक है, तो कहीं ना कहीं यह भी कट होगा, डी ऑप्शन भी कटेगा। और मीडिया क्या है, द्वितीयक है, तो इसलिए हमारा ना होगा, डी होगा हमारा जो राइट ऑप्शन। इसमें या भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, राइट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि विद्यालय और मीडिया क्या है, दोनों द्वितीयक कारक है। दोनों क्या है, दोनों द्वितीयक कारक है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्त और राइट ऑप्शन आपका होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर करा कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। कर परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, कर विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, या परिवार और रिश्तेदार। करा कि कौन से इसमें से गौड़ वाहक हो सकते हैं। जी बताएंगे इसमें से क्या होगा, इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। दोस्त बताएंगे इसमें से गौड़ वाहक हो सकते हैं। गौड़ वाहक की बात कर रहा है। देखिए हमारी मजबूरी यहाँ पे देखिए कैसे क्वेश्चन आपको टिक करना है। जैसे परिवार तो आप जानते हैं प्राथमिक है, तो गौड़ को मान नहीं सकते हैं, या प्राथमिक रखेंगे तो मुख्य की कैटेगरी में रखते हैं परिवार को, तो परिवार वाला तो यहां से कट होगा। पास पड़ोस क्या है आपका, मैंने बताया था मुख्य वाला होगा, लेकिन कभी कभी यह द्वितीयक में भी चला जाता है, जैसे डिपेंड करे आपकी कैसे आपको ऑप्शन होगा। यह क्वेश्चन पूछा गया जैसे विद्यालय क्या द्वितीयक है, अब मैंने इसमें क्या पास पड़ोस प्राथमिक है, लेकिन हमारी मजबूरी बन जा रही कि इसको हम टिक करना। लेकिन सी में देखें यहां पर विद्यालय है या निकटतम परिवार के सदस्य हैं, तो निकटतम परिवार के सदस्य क्या है, एक प्राथमिक है, तो जो निकटतम परिवार के सदस्य है और विद्यालय द्वितीयक है, निकटतम परिवार के सदस्य प्राथमिक है, इसलिए यह भी नहीं हो सकता। यहां तो परिवार लिखा है अपने आप में, तो इसे नहीं होगा। रिश्तेदार क्या होगा, तो दूसरी बात होगा रिश्तेदार। लेकिन बात किया जाए जो द्वितीयक विद्यालय और पास पड़ोस है, यही हमारा राइट हो जाए। क्यों, क्योंकि विद्यालय तो द्वितीयक है, पास पड़ोस को भी सेकेंडरी कुछ देर के लिए मान सकते हैं, क्योंकि वहां पर बच्चा थोड़ा सा टाइम के बाद जाता है, इसलिए बात किया जाए बी ऑप्शन हो सकता है। चलिए 15 नंबर के लिए निम्न में से कौन सा समाजीकरण का निष्क्रिय एजेंसी है। कौन सा निष्क्रिय एजेंसी, स्वास्थ्य क्लब, परिवार, या इको क्लब, या बल्कि सामाजिक पुस्तकालय। क्या इसमें से निष्क्रिय एजेंसी है, कौन सा इसमें से निष्क्रिय एजेंसी है। जी बताएंगे इसमें से कौन सा निष्क्रिय एजेंसी है। तो स्वास्थ्य क्लब में क्या होता है, स्वास्थ्य क्लब में जाते हैं तो लोग बोलते हैं आपस में, अपने आप को बात करते हैं कि भाई साहब ऐसे करोगे वैसे करोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो चीजें हो पाएंगी। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य क्लब आपका क्या होगा, एक सक्रिय के अंतर्गत आएगा। परिवार क्या होगा, सक्रिय के अंतर्गत आएगा। इको क्लब होगा तो वहां सक्रिय लोग आपस में बात करेंगे। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय में कोई बात करने जाता है कि पुस्तक पढ़ने जाता है, इसीलिए निष्क्रिय बोली जाती है। कहीं ना कहीं हम बातचीत करने के लिए नहीं जाते पुस्तकालय में, सार्वजनिक पुस्तकालय में एक जगह कोने में जाकर के पुस्तक लेकर बैठकर पढ़ते हैं। इसीलिए दोस्त हमारा जो निष्क्रिय हो जाएगा वह निष्क्रिय होगा, हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के सामने हम सभी ने जो सीखा वह समाजीकरण चैप्टर की बात की। समाजीकरण चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। यह चैप्टर आपकी यूपी टेट साथ ही साथ अदर एग्जाम है जो आपके
सीटी का पेपर है उसके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप अच्छे से पढ़ लेना है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस प्रकार के पूछे गए हैं, इस बात को भी ध्यान देना आपको। तो दोस्त हम सभी ने आज की क्लास में देखा समाजीकरण अर्थ पे बात की, समाजीकरण की डिफिनीशन पर बात की, समाजीकरण से संबंधित जो विशेषताएं उस पर बात किया कि विभिन्न अवस्थाओं में समाजीकरण कैसे होता है इस पर बात किया, सिद्धांत पर बात की। तो बहुत सारी चीजें जानकारी गेन करने की कोशिश की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं भी थी जो आप सभी ने सीखा होगा, समझा होगा किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम सभी हाजिर होंगे और सीखेंगे, समझेंगे, बहुत बेहतर करने की कोशिश लगातार जारी है दोस्त। और जैसा भी आप सभी को लगा हो इस सेशन के बारे में, आपको जैसा भी आपको फील हुआ कि भैया आपके लिए मेहनत किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, क्या आपको और बेहतरीन चाहिए, जरूर आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के पिन कर सकते हैं, अपनी जानकारी दे सकते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।